आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की और चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता से। आज जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र का बोलबाला है, हम देखते हैं कि इंसान के राइट्स कई बार बड़ी से बड़ी शक्ति को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। फंडामेंटल राइट्स के चलते कई बार कानून निरस्त हो जाते हैं। युद्ध में भी हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन को अपराध माना जाता है। दूसरी तरफ आम बातचीत में हम ये भी कहते हैं, सुनते हैं कि ह्यूमन राइट्स इज अ बुलशिट या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज बीइंग ग्रॉसली मिसयूज्ड। हमें अपने अधिकार तो ठीक लगते हैं, लेकिन जब हम अपने विचारों को दूसरों के अधिकारों से टकराता हुआ देखते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमारी जाति, हमारी नस्ल, समाज या समुदाय के रास्ते में किसी के फंडामेंटल राइट्स हर्डल बनते हैं तो हम पसोपेश में पड़ जाते हैं। ऐसे में संविधान हमारे लिए गाइड का काम कर सकता है, बशर्ते कि हम संविधान को जानें और समझें। तो चलिए बात करते हैं संविधान के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील विराग गुप्ता से। तो विराग जी, ये बताइए कि संविधान जब बना और उसमें फंडामेंटल राइट्स रखे गए, उसके पीछे हम देखते हैं कि हमारी आजादी का एक लंबा संघर्ष भी है। आपको क्या लगता है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि संविधान में ही रख दिया जाए फंडामेंटल राइट्स को? मनोज जी, प्रियम्बल जहां से शुरुआत होती है, प्रस्तावना में लिखा गया है कि यह संविधान जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में बनाया जा रहा है। तो जनता के अधिकारों को संवैधानिक तौर पर परिभाषित करना सबसे क्रांतिकारी बात थी और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संविधान के भीतर क्रांतिकारी प्रावधान बताया जा रहा है कि वो लोगों की मनमर्जी पर निर्भर नहीं रहे। यह वो अधिकार हैं जो संविधान सीधे तौर पर देता है। और उसके लिए फिर हम प्रस्तावना में अगर जाएंगे तो प्रस्तावना में 3 शब्द हैं: जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। और ये जो तीनों बातें हैं, ये फ्रांस की क्रांति में, अमेरिका की क्रांति में, इंग्लैंड में जो बिल ऑफ राइट्स हैं, जो मैग्ना कार्टा है जहां से शुरू हुआ, तो जो हमारा मध्यकाल से आधुनिक काल में जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस ट्रांसफॉर्मेशन में जब कानून बने और उस कानून में राजा की बजाय जनता केंद्र में आई, तो उस जनता के अधिकारों के भारत के संविधान में मूल अधिकारों के तौर पर परिभाषित किया गया है। यह इसका सबसे बड़ा महत्व है। लेकिन ये बताइए कि राइट्स तो राइट्स होते हैं, इसमें फंडामेंटल राइट्स, दूसरे राइट्स, लीगल राइट्स, सामाजिक राइट्स, जिसको सोशल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स बाकी राइट्स से किस तरीके से अलग है? जो संविधान है उसको हम समझते हैं कि वो वेद है। संविधान के भीतर केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं संसद और विधानसभाओं के माध्यम से। उन कानून के अनुसार, जैसे इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, इस तरीके के कानून बनाते हैं। उन कानून के भीतर फिर नियम बनते हैं। उन नियम के भीतर सरकारी अधिकारी अनेक प्रकार के आदेश पारित करते हैं। तो कोई बात अगर संविधान में लिखी गई है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी अधिकारी ने अगर कोई बात बोली तो उस बात को नया सरकारी अधिकारी बदल सकता है। संसद ने कोई कानून बनाया, उस कानून को दूसरे कानून से बदला जा सकता है। लेकिन अगर संविधान में कोई बात लिखी गई है तो उसे सिर्फ संविधान संशोधन के माध्यम से ही बदला जा सकता है। और इसीलिए जो शुरुआत होती है, जो संविधान का अनुच्छेद 13 है, उस 13 में ये बात बोली गई है कि ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है वो जो है नहीं माना जाएगा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो दूसरे कानूनी अधिकार हैं, उन दूसरे कानूनी अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा उनकी अपनी वरीयता है और उसकी ज्यादा संजीदगी है। आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि देश के भीतर, एक लोकतंत्र के भीतर, जहां हम कहते हैं कि जनता मालिक है, तो वहां पर जनता के जो तमाम अधिकार हैं, उनकी बेसिक फिलॉसफी यानी उनका जो आधार है पूरा, उसको हमारे मूल अधिकारों में या फंडामेंटल राइट्स में उसको डिफाइन कर दिया गया है। एम आई राइट? जी बिल्कुल सही है।
स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये 3 आदर्श हैं जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के मुख्य आधार हैं। और उन तीनों बातों को फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से और ज्यादा विस्तार से बताया गया। हम कल्पना कर सकते हैं कि अधिकारों की यात्रा उसी वक्त शुरू हो गई होगी जब इंसान ने खुद को संगठित करने और सभ्यता को अपनाने की सोची होगी। इसलिए आज हम जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं वो भी सभ्यता के साथ साथ ही विकसित हुए हैं। इतिहास में सबसे पहले पर्सिया में 576 ईसा पूर्व में अकैमेनिड एम्पायर के संस्थापक साइरस द ग्रेट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन और एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को मान्यता दी थी। अपने वक्त से आगे की इस संहिता को मानवाधिकारों का बीज, सीड माना जाता है और फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स भी बुलाया जाता है। इसके बाद 13th सेंचुरी में मैग्ना कार्टा, जॉयस एंट्री ऑफ 1356 और इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें मानवाधिकार के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। इसी तरह अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और यूरोप में रेनासा यानी पुनर्जागरण ने जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी को यूनिवर्सल राइट के तौर पर स्थापित किया। 2 विश्व युद्धों के बाद 1948 में संयुक्त राष्ट्र के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने आज की दुनिया के लिए मानव अधिकारों की आधुनिक परिभाषा तय की है। यही अधिकार मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज की नींव है। संविधान में दिए गए मूल अधिकार किसी भी दूसरे अधिकार या कानून से ऊपर है। सबसे ज्यादा जो मुकदमेबाजी है या सबसे ज्यादा जो विश्लेषण हुए हैं संविधान के 2 अनुच्छेदों के सबसे ज्यादा हुए हैं। एक अनुच्छेद 19 और दूसरा अनुच्छेद 21। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा विवाद रहता है कि जो प्रतिबंध लगाया गया है वो युक्त संगत है कि नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी के भीतर कितनी आजादी है। तो परंपरागत तौर पे कहा जाता है कि जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है वहां से अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाती है। तो 19 में अभिव्यक्ति की आजादी है और 21 में है जो जीवन का अधिकार है। और जीवन के अधिकार की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कई तरीके से की है और उसके तहत जो PIL में जीवन के अधिकार के तहत कई तरह के अधिकार शामिल किए गए और उसके बाद फिर एक उसमें संशोधन करके 21A जोड़ा गया जिसमें कि शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। तो ये बताइए विराग जी, चूंकि यहाँ पर जब एक फ्रीडम की बात होती है सबसे ज्यादा वो होती है कि राइट टू प्रोटेस्ट, और हम राजनीतिक सरकार में हमारा देश चलता है, एक के बाद दूसरी सरकार आती है, वो लोगों का मत लेकर आती है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन से आती है, पब्लिक ओपिनियन से जाती है। तो पब्लिक ओपिनियन को गैल्वेनाइज करने के एक बड़े टूल के तौर पर पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार जो है वो दिया गया है। इस पे टकराव क्यों होता है और इसमें जो मतलब एक ऐसा ग्राउंड हम अभी तक क्यों नहीं बना पाए हैं जिसमें विवाद कम से कम हो? दिक्कत इस बात की है कि संविधान के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर है वो राज्यों का विषय है और उसके तहत पुलिस भी आती है। तो जब हम पीसफुल हम कोई भी प्रोटेस्ट की बात करते हैं या एसोसिएशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वो हम किसी अगर सार्वजनिक स्थान पर करते हैं तो सार्वजनिक स्थान पर करने के लिए उसमें हमको किसी भी 5 लोग से ज्यादा अगर कहीं पे इकट्ठा हो रहे हैं तो उसमें हमको पुलिस की इजाजत चाहिए। वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसकी इजाजत चाहिए। अब अगर बगैर इजाजत के किया जाए तो वो गैर कानूनी हो जाता है क्योंकि संविधान के तहत ही CRPC IPC के प्रावधान बनाए गए हैं, धारा 144 के प्रावधान बनाए गए हैं। तो शांति भंग की आशंका के लिए धारा 144 लगा दी जाती है। अब अगर धारा 144 लगी है तो फिर उसके तहत वो नहीं किया जा सकता है एक विरोध आंदोलन। तो विरोध आंदोलन और जो राजनीति है उस राजनीति के बीच में जो टकराव होता है उस टकराव में संवैधानिक व्यवस्था आहत होती है। इसीलिए कहा गया था कि संविधान बनाया गया, संविधान में सारे अच्छे प्रावधान हैं, लेकिन इन संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करने के लिए ये जरूरी है
कि जो संविधान के पालन करने वाले नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, पुलिस है, प्रशासन है, वो भी उतने ही संजीदा रहें जिससे कि संवैधानिक प्रावधानों का सही तरीके से पालन हो सके। एक बार-बार बात कही जाती है कि जो जुडिशियल रेमेडी का जो अधिकार है, उस अधिकार का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और कोर्ट भी इस पे बहुत टिप्पणियाँ करते रहते हैं। पीआईएल के संदर्भ में भी इस तरीके की बात आती है। तो ये क्या चक्कर है? ये उसका प्रोग्रेस क्या रहा अभी तक? तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, हुँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संविधान के 2 जगहों पे हैं। हुँ, एक है अनुच्छेद 32 में हुँ, और एक है अनुच्छेद 226 में। जी। तो अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है, जिसको कि जनहित याचिका बोलते हैं, और हुँ, 226 के तहत हाईकोर्ट में फाइल कर सकता है। हुँ, इसका बड़ा अलग तरीके से विस्तार हुआ। इसका पहला विस्तार ये हुआ कि लोग खुद के बजाय दूसरे के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बारे में भी कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा ये विस्तार हुआ कि जीवन के अधिकार का विस्तार होता गया हुँ, कि सही उनको पानी मिलने का अधिकार है, सही पर्यावरण मिलने का अधिकार है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करने का अधिकार है। तो जीवन के दायरे में सारी बातें धीरे-धीरे आ गई। अब वहां से एक दिक्कत चालू होती है, क्योंकि हम एक विकासशील देश थे और विकासशील देश से विकसित होने में संविधान के जो प्रावधान है और जो यथार्थ है, उसके बीच में गैप है। अब यहाँ से आकर के जुडिशियल एक्टिविज्म चालू होता है हुँ, कि कई बार जो एक सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसे कि लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, तो वो सेपरेशन ऑफ पावर में जो संविधान में जो 3 अंग हैं, हुँ, वो विधायिका है, मतलब संसद और विधानसभा, दूसरा सरकार है, राज्य और केंद्र सरकार, और तीसरा है अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतें। इनके कार्यक्षेत्र बटे हुए हैं। तो कानून, संविधान के तहत कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका की है, कानून के अनुसार काम करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और उसमें अगर कोई गड़बड़ हो तो फिर अदालती हस्तक्षेप की जिम्मेदारी अदालत की है। जी। अब इसमें होता क्या है हुँ, हुँ, कि कानून कई बार गलत बनते हैं, कानून कई बार फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनते हैं, तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन कई बार लोग नया कानून बनाने के लिए अदालत पहुंच जाते हैं कि हुँ, भाई नया कानून बनाना चाहिए। हुँ, नया कानून बनाने के लिए जो अधिकार है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो संसद और सरकार का है, हुँ, हुँ, और अदालतें उसमें हस्तक्षेप करती हैं। जैसे कि अभी मैरिटल रेप का मामला है, हाँ, या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, हुँ, या सेम सेक्स मैरिज का मामला है, हुँ, या इस तरह के सारे बातों में जहां पर नया कानून बनाने की जरूरत है, तो वहां पर फिर एक ये टकराव होता है कि क्या ये अदालतों के कार्य क्षेत्र में है। तो हुँ, अदालतें बोलती हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, संविधान के संरक्षक हैं, तो हुँ, बदलते समाज के हिसाब से लोगों के फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हुँ, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कई बार टिप्पणी की कि विधायिका अपना काम सही तरीके से नहीं करती है। ओके। कानून बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, हुँ, उस पर प्रॉपर तरीके से लेजिस्लेचर्स काम नहीं करते हैं, हुँ, और पुराने कानूनों को खत्म करने के बारे में कानून नहीं करते हैं। हुँ, इसलिए आधुनिक होते समाज और संवैधानिक व्यवस्था के बीच में बहुत एक गैप बढ़ता जा रहा है, जिसे जुडिशरी अपने एक्टिविज्म से बढ़ने की कोशिश करती है, जी, पर जी। उससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। असल में अधिकार हमारा सुरक्षा चक्र है, लेकिन जाति, नस्ल, समाज, समुदाय, धर्म ये सब भी हमारा सुरक्षा चक्र रहे हैं और अब भी बने हुए हैं। तो जब हमारे दो सुरक्षा चक्र आपस में टकराने लगते हैं, तो हम असहज हो जाते हैं। ऐसे में अधिकारों की बुनियादी समझ हमें गाइड कर सकती है। क्या संविधान में कुछ इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस है या हमारे मूल अधिकारों में ये क्या चीज है जो कुछ लोगों को अलग से अधिकार देता है? इसके पीछे क्या भावना है? देखिए, इसके जो दिक्कत तब होती है जब हम संविधान के दो प्रावधानों को आपस में उनको टकराहट का रूप दे देते हैं। हुँ, माने कि किसी परिवार में एक सास है, ससुर है, बहू है, लड़की है। हुँ, सारे लोगों के अपने अधिकार हैं, हुँ, और सारे लोग अपने अधिकारों पे बेजा जोर देने लगे तो टकराहट होगी। हुँ, क्योंकि उस परिवार में सभी को रहने का अधिकार है, सास को भी,
अब आप उसमें बोलते हैं कि भाई बहू बाहर से आई है, उसको आप विशेष दर्जा दीजिए। लड़की बोलती है कि मैं तो इसी परिवार में पैदा हुई हूँ। अब लड़की का अधिकार ससुराल में है, मायके में है। इसी तरीके से संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, दो तरह की व्यवस्था है। एक तो सारे लोगों को अधिकार दिया गया है कि सारे लोग अपने धार्मिक अधिकारों का एक इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी को फ्रीडम है। दूसरा ये है कि अल्पसंख्यकों को उनको कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं जिससे कि उन्हें असुरक्षा का अनुभव नहीं हो। लेकिन अल्पसंख्यकों को अधिकार जो दिए गए हैं, उन्हें किसी भी तरीके से एक अपीजमेंट का माध्यम नहीं, तुष्टीकरण का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए कि जो अधिकार सुरक्षा के लिए दिए गए हैं वो आक्रामकता के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसी तरीके से जब एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर लालच से या जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना वो भी गलत है। जी। तो धर्म एक का स्थान है, वो स्थान है जब हम इंसान से इंसान को जोड़ते हैं। लेकिन जब धर्म तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर जो संविधान के प्रावधान हैं वो छोटे पड़ने लगते हैं और वहीं से भी टकराहट शुरू हो जाती है। तो संविधान में अच्छे कानूनी प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन उनके मिसयूज को रोकने के लिए तो संविधान में कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। कुछ चीजें तो लोगों के अपने व्यवहार पर, अपने चरित्र पर भी छोड़ी गई हैं संविधान में। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हर मोड़ पर ऐसा है। आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि क्या मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने से हमारा कुछ फायदा हो सकता है? नहीं, देखिए, मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, पर इसमें दो बातें समझना बहुत जरूरी है जिस बारे में अभी जुडिशरी और सरकार दोनों बोलते हैं कि एक आर्टिकल 51 ए है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गए हैं। वो जी, पार्ट 4 ए में है। जी, जी, और ये जो है ये 42nd अमेंडमेंट से लाए गए थे 1976 में। जी। तो ये माना जाता है कि अभी एक नया जजमेंट भी आया है और उसमें ये है कि नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना भी जरूरी है हुँ, और उन जिम्मेदारियों को पूरी करने के साथ साथ उनको अपने अधिकारों का एक इस्तेमाल करना चाहिए। जी। ये एक बात है। हुँ, दूसरा कि अधिकारों की भी एक पिरामिड है। हुँ, तो अब अगर एक किसी गांव में अगर किसी को बच्चे को बैठने के लिए कुर्सी मेज नहीं है, हुँ, उसको ठंड में बैठने के लिए कमरा नहीं है, हुँ, उसके पास पीने का पानी नहीं है हुँ, और वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नंगे पैर आता है, हुँ, तो उसके फंडामेंटल राइट्स अलग हैं। हुँ, और एक शहर में हम बोलते हैं कि हमको पार्किंग के लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए, हुँ, हुँ, या शहर में हम बोलते हैं कि हमको एक बच्चों के लिए क्रेच चाहिए। जी। तो सरकार के पास साधन सीमित हैं। हुँ, अब उन सीमित साधनों में क्या हम जेलों में बंद कैदियों को छुड़ाने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए हम उनके मुकदमों को ज्यादा तेज करें? हुँ, गाँवों में हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को जहाँ पर कि उनके मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, जहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती है, उसको करें। असमानता बढ़ रही है क्योंकि हुँ, फंडामेंटल राइट का जो एसिड टेस्ट है, जो सबसे बड़ी चीज है, वो है समानता। जी। तो अगर फंडामेंटल राइट के नाम पर अगर असमानता बढ़ती गई शहर और गांव में, अमीर और गरीब में, अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, अगर ये माध्यम बढ़ गए सशक्त लोगों का कि हुँ, जो अदालत में जा सकते हैं, मुकदमेबाजी कर सकते हैं, बड़े वकील कर सकते हैं, हुँ, उन्हें न्याय मिलेगा और छोटे लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी, तो भी फंडामेंटल राइट्स का जो पर्पज है वो पूरा डिफीट हो जाएगा। जी। इसलिए ये ध्यान रखना है हुँ, कि हमें एक नागरिक के तौर पर उन दूसरे नागरिकों के बारे में भी सजग रहना है हुँ, कि जिन्हें बेसिक अभी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जी, जी, और जी। उसके अनुसार ही गणतंत्र में सभी लोग फिर एक जी, समानता से आगे बढ़ेंगे। जी, विराग जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आपका जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और पहली जो आपने बात कही, वही बात आपने अंत तक कही। आपने कहा इक्वालिटी, और आपने अंत में कहा इक्वालिटी सबसे पहले। 2 लोग इक्वल नहीं हैं, तो दूसरे व्यक्ति के फ्रीडम की बात आप क्या कर रहे हैं, जब उसके पास इक्वालिटी नहीं है, तब आता है जस्टिस। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका विराग जी, इतना कीमती समय आपने निकाला हमारे श्रोताओं के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।